नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। और भारत में 2024 का सूर्यास्त हो चुका है। अब भारत में नए साल का इंतजार हो रहा है। नया साल आने में अभी महज कुछ घंटे बाकी हैं, मगर कुछ शानदार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वाराणसी और गोवा की तस्वीरें सामने आई हैं। वाराणसी में गंगा आरती हुई तो गोवा से बेहतरीन तस्वीर सामने आई। वाराणसी में लेजर शो का भी भव्य आयोजन हुआ है। दो तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर है काशी से, जहां पर गंगा आरती हुई और बड़ी संख्या में लोग घाटों पर पहुंचे और गंगा आरती में शामिल हुए। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बीच की तस्वीर, गोवा बीच की। और गोवा में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं नए साल की शुरुआत करने। तो आज के आखिरी सूर्यास्त, क्योंकि इसी के साथ में साल 2024 की ये आखिरी शाम है और इसके बाद पे कल से 2025 की शुरुआत हो जाएगी। भारत में अभी महज कुछ घंटे बाकी हैं, जिसके बाद में 2025 का शुभारंभ होगा और इसके लिए भी तैयारियां जोरों पर हैं। आध्यात्मिक स्थल हो, धार्मिक स्थल हो या फिर बीच हो, हर जगह बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। तो वाराणसी में लेजर शो का भी आयोजन किया गया और बनारस का क्या इतिहास है और कैसे महादेव की यहाँ पर पूजा अर्चना होती है और कहानी लेजर शो के जरिए दर्शकों को दिखाई गई। जिसके समक्ष विद्यमान है यह ललिता घाट। मत्स्य पुराण में तीर्थों की चर्चा के अवसर ललिता तीर्थ का वर्णन हमें प्राप्त होता है। पुराण का साथ ही साथ स्कंद पुराण के काशी खंड में भी जहाँ नव दुर्गा घाटों का वर्णन होता है, वहाँ भी ललिता घाट का नाम अंकित है। ततो ललिता पूजा प्रयत्नेन सर्व संपत् समृद्धये ललिता पूजकानांच जातु विघ्नो न जायते। कृष्ण द्वितीयायां ललितां परिपूज्य वै नारी वा पुरुषो वापि लभते वाञ्छितं पदं स्नात्वा च ललिता तीर्थे ललितां प्रणिपत्य वै लभेत् सर्वत्र लालित्यं यद्वा तद्वानुलप्य च लभेत् सर्वत्र लालित्यं यद्वा तद्वानुलप्य च। गंगा नदी के तट पर स्थित है ललिता तीर्थ, जहाँ क्षेत्र रक्षा करने वाली दुर्गा रूपी ललिता गौरी का निवास है, जिनकी सभी श्रद्धालु सर्व प्रकार संपत्ति लाभार्थ पूजा अर्चना करते हैं। नए साल के पूर्व संध्या पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने 2025 की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, बाइक पर 3 सवारी ना बैठे, किसी भी तरह की छेड़खानी या फिर असामाजिक गतिविधियों से दूर रहें। 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। युवाओं, नया साल नई उम्मीदें, नई खुशियां और नए संकल्प लेकर आता है। इसे उल्लास और जिम्मेदारी के साथ मनाएं। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, बाइक पर 3 सवारी न चलें, हेलमेट को अपनी सुरक्षा का साथी बनाएं और गति सीमा का पालन करें। किसी भी तरह की छेड़खानी या असामाजिक गतिविधियों से दूर रहें, क्योंकि यह न केवल गैर कानूनी है बल्कि दूसरों की खुशियों पर भी ग्रहण लगाता है। याद रखें, सभी की सुरक्षा और कानून व्यवस्था कायम रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी से खबर है, जहां पर नए साल के मौके पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। पुलिस सड़कों पर उतरी हुई है और पुलिस कमिश्नर ने निरीक्षण किया। लगभग 6000 पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस की ओर से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल इस वक्त वाराणसी कमांड सिटी
ऑफिस में है, जहां पर आप ये देखिए पूरे इस वक्त काशी कैमरों पर है। कहाँ क्या हो रहा है, घाट में क्या हो रहा है, सड़क पर क्या हो रहा है, गली में क्या हो रहा है, होटल में, रेस्तरां में, जहाँ कुछ भी है वो सब कुछ पुलिस की नज़र में है। और इसके अलावा चेकिंग भी चली है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी हैं। सर, किस तरीके के जो नए साल का जश्न है उस पर नज़र रख रही है पुलिस? देखिए, बनारस एक धार्मिक नगरी है और यहाँ लाखों की संख्या में नववर्ष मनाने के लिए पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं जी। इसके अलावा यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जिसमें भी छात्रों की संख्या हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर हैं। तो काफ़ी लोग जश्न में कभी कभी हुड़दंग मचा देते हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर देते हैं। तो इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग आज ऑपरेशन ऑल आउट, जिसके अंतर्गत सीनियर अधिकारियों से लेकर के कांस्टेबल रैंक तक के अधिकारी सड़कों पर निकले हुए हैं और जगह जगह हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग हो रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि नया साल जो है बहुत ही शालीनता के साथ लोग मनाएं। इसके साथ ही कंट्रोल रूम के माध्यम से यहाँ पर जहाँ CCTV, जिसको त्रिनेत्र नाम दिया गया है, यहाँ पर 2500 के आसपास CCTV लगे हुए हैं। इसके अलावा प्राइवेट लोगों के माध्यम से भी हम लोगों ने पिछले साल करीब 1500 CCTV यहाँ इस कंट्रोल रूम से इंटीग्रेट करा रखे हैं। नए साल के इंतजार में पूरा देश डूबा हुआ है। नोएडा इस्कॉन मंदिर में भी नया साल भव्य तरीके से मनाया जाएगा, जिसके लिए पूरे इस्कॉन मंदिर को सजाया जा रहा है। मंदिर फूलों और साथ ही लाइटों के साथ में जगमगाता हुआ नजर आएगा। वहीं शाम में विशेष भजन का आयोजन भी होगा। इस मौके पर करीब 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। वहीं इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। साल के जश्न को लेकर इस्कॉन टेम्पल ने भी विशेष रूप से इंतजामात किए हैं। आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 33 में बने इस्कॉन टेम्पल में आज विशेष आयोजन किया गया है। 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक भजन कीर्तन किया जाएगा और इसके अलावा बता दें कि रात 9 बजे भगवान कान्हा के जो पोशाक है उनको भी बदला जाएगा और भव्य श्रृंगार किया जाएगा। इस दौरान करीब 50,000 के करीब श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। और बाहर की तस्वीरें दिखाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब लगातार श्रद्धालु और भक्त पहुँचने लगे हैं। और दूसरी तरफ ये दिव्य और भव्य मंदिर को दिव्यता देने के उद्देश्य से यहाँ पर रंगो रौनक रहे तो फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है। और साथ ही देखेंगे कि बाहर लाइटें भी सजाई जा रही है और लगातार अब यहाँ लोग पहुँचने लगे। दूसरी तरफ आपको दिखा दे कि इस तरीके की शॉप्स हैं ठीक मंदिर के बाहर। यहाँ पर जो दुकानें हैं उनको सजाया जा रहा है। यहाँ पर खाने पीने और भगवान के किताबों सहित जो दार्शनिक किताबें हैं उनको भी यहाँ पर लगाया जाएगा और प्रदर्शित किया जाएगा। फिलहाल जहाँ नए जश्न की तैयारी है और पूरा देश, ना सिर्फ नोएडा या उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश नए साल के जश्न में सराबोर रहेगा। और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अगर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से तमाम तैयारियां भी की गई हैं, जिसके तहत करीब 5,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। PAC बल तैनात किया जाएगा और साथ ही हुड़दंगियों पर लगाम कसने के उद्देश्य से बैरिकेटिंग और ब्रेथ एनालाइजर भी लगाए गए हैं। भारत में रात के 12 बजते ही नए साल का आगाज हो जाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नया साल शुरू हो गया है। यहां पर सबसे पहले नया साल मनाया जाता है। टाइम जोन के हिसाब से न्यूजीलैंड में बाकी देशों की तुलना में पहले नए साल का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि भारत में जहां पर शाम के 4:30 बजते हैं तो वहीं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में रात के 12 बज चुके होते हैं और 1 जनवरी यानी कि बुधवार का दिन शुरू हो गया है। नए साल के स्वागत में भव्य आतिशबाजी हुई है। सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ऑकलैंड के बाद में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी नए साल का आगाज हो गया। सिडनी में लोगों ने नए साल का शानदार स्वागत किया। आतिशबाजी के साथ में नए साल का जश्न मनाया गया। ये तस्वीरें आपको सिडनी से दिखा रहे हैं। अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें हैं। ऑस्ट्रेलिया सिडनी की, जहां पर दोनों ही जगह पर नए साल की शुरुआत हो गई है और काफी धूमधाम के साथ में, आतिशबाजी के साथ में, और लोगों ने जश्न मनाकर 2025 का वेलकम किया।
और आपको दिखाते हैं नए साल के जश्न से जुड़ी हुई। और ये दो तस्वीरें और आपके सामने, ये वेलकम करती हुई 2025 की तस्वीरें न्यूजीलैंड से हैं और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये भारत की तस्वीर है जहां पर 2024 की आखिरी शाम का दीदार करने के लिए, सूर्यास्त को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बीच किनारे पहुंचे। और बागपत से खबर है जहां पर चलते ट्रक में आग लगने का लाइव वीडियो सामने आया। चलते ट्रक के टायर में अचानक से आग लग गई और ट्रक में आग लगने के बाद में ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कंट्रोल किया। ट्रक के सभी 18 टायर जल चुके थे। ट्रक नोएडा से हरियाणा की तरफ जा रहा था। खेकड़ा क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की घटना है। और चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और अब खबर महोबा से है जहां एक मकान में आग लग गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर कंट्रोल किया गया। कादीपुरा मोहल्ले की घटना है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई और घर में आग लगने से एक युवक की जान चली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने प्रयागराज पहुंचे और इस दौरान सीएम नैनी में बायो सीएनजी प्लांट का भी उद्घाटन करने पहुंचे। साथ ही महाकुंभ की तैयारियों का जायजा भी लिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, सीएनजी प्लांट का भी उद्घाटन किया है और साथ ही 13 जनवरी के साथ में महाकुंभ की शुरुआत भी हो जाएगी और महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है और समय समय पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं, कितना काम पूरा हो चुका है, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, हर एक अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करने के बाद में संगम तट पर भी पहुंचे जहां उन्होंने संगम घाट पर पूजा अर्चना की, गंगा जल से आचमन किया, बोट में बैठकर अरेल में एरावत घाट पर तैयारियों का जायजा लिया। फाफामऊ में स्टील ब्रिज का भी निरीक्षण किया। फाफामऊ से अरेल तक तैयारियों को देखा, साथ ही अधिकारियों के साथ में बैठक भी की। तो श्रद्धालुओं के साथ में बातचीत भी की सीएम ने और साथ ही अधिकारियों से फीडबैक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। बोट में बैठकर संगम तट पर क्या तैयारी है महाकुंभ की, उसका भी जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। तो महाकुंभ की इस बार तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इसकी हर एक अपडेट खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। जनवरी प्रथम सप्ताह तक संस्थाएं भी आ चुकी होंगी, तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा की पहला स्नान यहां पे संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को दूसरा स्नान यहां पे होगा, जो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें साई स्नान कहते हैं। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, ये मुख्य स्नान में से एक है जिसमें सबसे ज्यादा भीड़, हमारा अनुमान है कि 6 से लेकर 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर उस दिन आएंगे और उस स्नान में यहां पे अमृत स्नान में सहभागी करेंगे। यह एक बड़ा आयोजन कुंभ का होगा और एक बहुत पवित्र मुहूर्त भी होगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी है, फिर 12 फरवरी और 26 फरवरी ये 2 अतिरिक्त स्नान फिर यहाँ पे होंगे। कुल 6 स्नान होने हैं। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी।
महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने हमला बोला। राजभर ने कहा कि अखिलेश को अपना समय याद करना चाहिए जब कुंभ में लोगों की मौत हो जाती थी, अव्यवस्थाओं का बोलबाला था। माननीय अखिलेश यादव जी को भी ये सोचना चाहिए कि कुंभ का कार्यक्रम उनकी भी सरकार में था, कितने लोग मरे थे, ये भूल गए कहा। आजम खान जी को जिम्मेदारी दिए थे, लुटवा दिए, मजे का आदमी लौट गए उस समय, और दुर्व्यवस्था रही। और पिछला भी कुंभ हुआ था, लोग व्यवस्थित आए, योगी जी के नेतृत्व में लोग आए और व्यवस्थित लोग गए, कोई भी कहीं अप्रिय घटना नहीं हुई। वो अखिलेश जी, देखिए असल बात बताएं, कांग्रेस सपा बसपा के लोग पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं। पाकिस्तान के पानी में सिर्फ विरोध है कि भारत का विरोध करो। अब राहुल जी जाएंगे विदेश तो हुआ भारत का विरोध शुरू कर देते हैं, वही अखिलेश जी जाएंगे बाहर तो वो विरोध शुरू कर देते हैं। घर से निकले बाहर कि पाकिस्तान के पानी का असर चालू हो जाता है। यही दुर्गति है इन लोगों की। महाकुंभ को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि कुंभ बहुत दिनों से लग रहा है, जब हमारी सरकार थी हमने भी व्यवस्थाएं की थी, हम लोगों ने 600 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि जितने भी समाजवादी पार्टी के वोट हैं वो काटे जा रहे हैं, ये बेईमान सरकार है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए रेलवे की ओर से ये व्यापक इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ के मद्देनजर रेलवे की ओर से 13,000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनमें से 10,000 रेगुलर और 3,000 स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। इसके लिए रेलवे ने महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों के रैक की तैयारी भी शुरू कर दी है और महाकुंभ स्पेशल ट्रेन के रैक प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। साथ ही जो भी श्रद्धालु आए हैं वो महाकुंभ की परंपरा और आध्यात्मिकता को महसूस कर सके हैं। इसका भी प्रयास किया जा रहा है कि इसके लिए रेलवे परिसर में जहां थीमेटिक वॉल पेंटिंग कराई गई है और महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों के कोच पर आध्यात्मिकता का संदेश दिया जा रहा है। कुंभ की सनातन परंपरा है, जो इसमें आध्यात्मिकता है, उसको महसूस कर सकें, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर एक कोने पे ये चीज़ दिखे। आप अगर देखेंगे हमारे रेलवे प्रमाइसेस है, उसमें जो दीवारें हैं उनको भी हमने बहुत अच्छे से कलर कराया हुआ है, पेंटिंग की हुई है। इसी तरह जो हमारे ट्रेन के कोचेज हैं उनमें भी हम जितनी भी कुंभ स्पेशल रेक्स हैं उन सभी कुंभ स्पेशल रेक्स में विनाइल रैपिंग के माध्यम से न केवल आध्यात्मिकता का बल्कि एक सुंदरीकरण का, एक सौंदर्यीकरण का भी संदेश दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर रेलवे ने भी व्यापक तौर पर इंतजाम किए हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के दौरान करीब 13,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें करीब 3,000 स्पेशल ट्रेनें होंगी और 10,000 रेगुलर ट्रेनें होंगी। इसमें लंबी दूरी और कम दूरी की ट्रेनें शामिल हैं। देश के करीब 50 स्टेशनों से रेलवे यात्रियों को संगम नगरी प्रयागराज लाएगा। जो सरकार की ओर से तैयारियां की गई है उसमें सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और वायु मार्ग से यहाँ पर यात्री आएंगे। लेकिन रेलवे की जो तैयारी है, रेलवे ने व्यापक तौर पर जो इंतजाम किए हैं वो स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं का इजाफा किया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया है। यहाँ पर महाकुंभ के तमाम होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं और खास बात यह है कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से स्टेशन परिसर को लैस किया गया है, AI युक्त कैमरे लगाए गए हैं, फेस रिकग्निशन है और जगह जगह इस तरह से वॉल पेंटिंग की गई है महाकुंभ को लेकर, ताकि लोगों के मन मस्तिष्क में एक अलग छाप महाकुंभ को लेकर पड़े और इसलिए पूरी तरह से यहाँ पर परिलक्षित भी हो रहा है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के लिए करीब 13,000 RPF और GRP के जवानों की तैनाती की गई है, जो अभी से तमाम जगहों पर विजुअल है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था स्टेशनों की अभी से कड़ी कर दी गई है। बात अगर स्पेशल ट्रेनों की करें तो पहली बार जो तमाम स्पेशल ट्रेनों के कोच हैं उनमें से विनाइल रैपिंग की जा रही है। इस रैपिंग में साफ तौर पर संदेश लिखा है कि आप महाकुंभ में आए और महाकुंभ को लेकर इन रैपिंग के जरिए इन ट्रेनों को देखकर आसानी से लोग ये समझ सकेंगे
कि ये कुंभ को लेकर बनाई गई प्रयागराज में लगने जा रहे सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां पर मथुरा से भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के लिए बुलाए गए हैं। इसी क्रम में मथुरा से डायल 112 के 45 पुलिसकर्मी प्रयागराज रवाना हुए। एसपी ग्रामीण त्रिगुण विशेन ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया और सभी पुलिसकर्मियों की रवानगी मथुरा पुलिस लाइन से प्रयागराज कुंभ के लिए की गई। बरेली में अवैध निर्माण कर बनाई गई मस्जिद को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विचार विमर्श के बाद में खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। अधिकारियों की माने तो मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा पड़ोस के ही सरकारी तालाब के हिस्से पर कब्जा कर बनाया गया था। शिकायत के बाद में जिला प्रशासन ने जांच की, जिस पर प्रशासन ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी होने के बाद में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने खुद ही मस्जिद का अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिया। ये मामला थाना मीरगंज इलाके के तिलमास गांव का है, जहां पर मस्जिद के किनारे ही एक बड़ा सरकारी तालाब है, जिसे पंचायत द्वारा पट्टे पर दिया जाता है। पिछले कुछ सालों से पट्टा मुस्लिम समुदाय के लोगों के ही नाम हो रहा है। वहीं तालाब के किनारे एक मस्जिद भी बनाई हुई है। तालाब मुस्लिम समुदाय के हक में है, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद का निर्माण धीरे धीरे तालाब के भी एक बड़े हिस्से पर कर लिया है। ये है इसका कि मतलब जो ये लोग कह रहे हैं, जो जिसने शिकायतकर्ता ने करी है कि मस्जिद तालाब में बनी हुई है और उस पर नया निर्माण हो रहा है। ये 100 साल, लगभग 100 साल पुरानी मस्जिद है, लगभग 100 साल पुरानी मस्जिद है। थोड़ा सा वज़ू खाना, उसके छज्जा निकाल के वज़ू खाना बनाया था उसके ऊपर, और बाकी इसमें कोई मतलब है ही नहीं। वो बाकी मौके पे देख लिया जाए, अपने जो कुछ देखें। जहाँ हमारी पुरानी नींव भरी हुई है ज़मीन में, नींव जो है मौके पे है, वो 3-4 फीट सिर्फ आगे है उससे। खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रैन बसेरों की चेकिंग की जा रही है। प्रमुख सचिव राजस्व और साथ ही राहत आयुक्त ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया, ठंड से निपटने के इंतजाम को देखा और प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरु प्रसाद ने कहा, सीएम के निर्देश पर ठंड से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी में 1240 रैन बसेरे बनाए गए हैं। यूपी में अब तक 3 लाख कंबल बंटवाए गए। जगह जगह पर अलाव भी जलवाए जा रहे हैं। बसेरे काफ़ी बड़ी संख्या में बनाए गए हैं। आप लोग आज निकले हैं, क्या मकसद है, क्या? पूरे प्रदेश में ठंड के मौसम में जो है किसी को जो है कोई नुकसान ना हो। जो बाहर से जो लोग आते हैं, विशेष रूप से बड़े जनपद मुख्यालयों पे आते हैं, उनके लिए रुकने के लिए एक जगह है। ठंड से बचाने के लिए व्यवस्था सरकार की तरफ से की हुई है। पूरे प्रदेश में लगभग 1240 जो है रेन बसेरा आश्रय स्थल हम लोगों ने बनाया है कि जहाँ पे इस तरह की व्यवस्था की गई है, रुकने के लिए हो, ठंड से बचने की व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने जो है अब तक पूरे प्रदेश में 3 लाख से ज़्यादा कंबल वितरित हम लोगों ने किया है। इसके अतिरिक्त में ठंड से बचने के लिए अलाव के लिए हो या कंबल के लिए हो, बजट की कोई कमी सरकार की तरफ से नहीं है कि ऑलरेडी पर्याप्त धनराशि हम लोगों ने जिलों को उपलब्ध कराया है और जैसे जहाँ से मांग आ रही है उनको भी हम पूरा उपलब्ध करा रहे हैं कि कहीं पे भी जो है ठंड से बचाव कार्यों के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से कोई बजट की कोई कमी की होगी ही नहीं है। जो इस बात के बहुत ही सख्त और स्पष्ट निर्देश हैं कि जनपद स्तर के सभी अधिकारी जो हैं पूरी संवेदनशीलता दिखाएं और नियमित रूप से रैन बसेरों को देखें। हम लोग यहाँ कंट्रोल रूम के माध्यम से भी इस पर नियंत्रण रख रहे हैं और ये सुनिश्चित करवा रहे हैं कि प्रत्येक दशा में सभी रैन बसेरों पर प्रभारी अधिकारी लगाए जाएँ। प्रभारी अधिकारी वहाँ जाया करें, सारी व्यवस्थाओं को चेक किया करें, टॉयलेट्स की क्लीनिंग से लेकर के वहाँ पर गर्माहट रखने की जितनी व्यवस्था उसको देखा जाए। शामली में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। घूसखोर ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर निधि पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 दिन पहले ड्रग इंस्पेक्टर निधि पांडे का घूस मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ था। ड्रग इंस्पेक्टर निधि पांडे मेडिकल स्टोर पर पहुंची थी और जांच में अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की बात कहते हुए एफआईआर की धमकी दे रही थी और इसके एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसका वीडियो सामने आया। सोनभद्र में बीती रात हेरोइन तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंची। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया।
पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। घटना अनपरा थाना क्षेत्र के डिबुलगंज की है और मामले में पिपरी सीओ ने बताया कि एसआई की तहरीर पर 7 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना में शामिल रोहित भारती और रीना भारती को गिरफ्तार किया गया। अन्य 5 आरोपियों की तलाश की जा रही है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।